हेलो बच्चों, AN 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 12th के विद्यार्थी हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीविका का एग्जाम का आया है, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार पुलिस के दरोगा का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, ऑल ओवर बिहार के चाहे सेंट्रल लेवल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने आया हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और 12th बोर्ड में तो है ही ये। तो मेरे 12th बोर्ड के विद्यार्थी जो इस क्लास को देख रहे हैं वो एज अ रिवीजन इसको कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव पर्पज से कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट है। दूसरी बात, जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, आप बिल्कुल बारीकी से मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करें। बहुत बड़ा रोल है, यहां तक कि हिस्ट्री में जो बीपीएससी टीचर का पार्ट है, चाहे और भी जो पात्रता परीक्षा उनकी हो रही है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से भर भर के प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत अधिक संख्या में प्रश्न पूछा जा रहा है। जीडी के एग्जाम होता है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जो जिसमें लोग जाते हैं, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा प्रश्न आता है। तो हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप 12th के बाद भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इसलिए अभी से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड करना है और उसके पूछे वाले प्रश्न पे लगातार डिस्कशन करना है और एक एक प्रश्न को कई बार प्रैक्टिस कर जाना है और उससे ऐड करके और प्रश्न को सीखना है। तो हम आज आपसे बात करने आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और खास करके जो 12th के सिलेबस को भी इसमें टच करता है। और ऐसे भी कहा जाता है अगर आप 6 to 12th सारे सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करते हैं ना, तो आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम आपको बताने वाले हैं जहां से अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत हुई है। एक तो अलग पार्टी हो जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो जहां से अंग्रेज हमारे के यहां मजबूत हुए हैं, वहीं से आज हम शुरू करेंगे। बाकी बात अलग है कि वास्को डी गामा आया, कैसे खोज किया, उसके बाद और भी आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, लेकिन अब बाकी लोग तो एज अ बिजनेस करने आए थे, व्यापार, वो लोग चले गए। लेकिन यहां पर अंग्रेजों की स्थिति मजबूत कैसे हुई, उसका क्या कारण रहा, वहीं से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बिहार बंगाल से जुड़े हुए प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं बिहार के एग्जामिनेशन में, इसलिए बंगाल से टच करते हुए हम लोग बिहार की ओर आए। तो 12th के विद्यार्थी भी आप लगातार क्लास में बने रहेंगे और जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे आप भी इस क्लास को देखें, ताकि आप जो पुलिस का या आर्मी वगैरह का जीडी का तैयारी करते हैं, यहीं से आपका कंप्लीट हो। ठीक है, तो आज हम बात करें ना बंगाल में एक नवाब का जो था, वहां से आपने पढ़ा कि भारत में मुगल वंश का स्थापना 1526 में बाबर करता है ना। हुमायूं है, हुमायूं का शासन भी अच्छा रहा, उसके बाद अकबर का शासन भी अच्छा रहा, जहांगीर भी ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब तक अंग्रेजों का ये मुगलों का शासन बहुत अच्छा चला है। लेकिन औरंगजेब के बाद जो मुगल सम्राट आए, वहां से इनकी शक्ति कम होते चली गई, वहां से डाउन होते चला गया। और उसी समय भारत में अलग अलग प्रांत स्थापित हो गए और उन पर से मुगलों का पकड़ ढीला हो गया। अलग अलग सेपरेट प्रांत का स्थापना होता चला गया और वहां के जो पद सृजित हुए, तो बंगाल भी उसी समय अलग हुआ है और यहाँ का एक जो पद हो गया वो बंगाल प्रांत बना, और यहाँ जो चलाने वाला व्यक्ति बना, उस पद को कहा गया नवाब। ये कहानी है नवाबों की। तो कहां से मुगल कमजोर होते हैं? औरंगजेब के मृत्यु के बाद। देखिए, कुछ फैक्ट आप लिखते चलेंगे, है ना, हम भी समझाते चलेंगे आपको। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है ना। और इसी के मृत्यु के बाद मुगल जो हैं, मुगल
कमजोर होते चले गए, है ना। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो यहां से मुगल नहीं देख पा रहे हैं आप, नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। यहां से देखें आप, 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु होती है और यहीं से मुगल जो है कमजोर हो जाते हैं, मुगल कमजोर होते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या बात होगी? नवाब के बारे में हम डिस्कस करने हैं, आपसे आए हैं। तो 1700 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुर्शीद कुली खां। क्या नाम है? मुर्शीद कुली खां। बिल्कुल नाम और डेट आप हिस्ट्री में मायने रखता है। किस जगह पे कौन सा घटना घटा है, किस व्यक्ति के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया और कब वो घटना हुआ है, 3 बात आप याद रखते हैं तो हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन इसी पे है, कब, कहां और किसने। तो आप डेट वाइज बिल्कुल हम नोट्स करवाते जाएंगे आपको और बोलते भी जाएंगे, आप सुनेंगे। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने ही बंगाल का दीवान बनाया, बंगाल का दीवान बनाया। अब दीवान कौन सा पद होता था? तो उस समय ना हर एक प्रांत में 2 पद सृजित किए गए थे, 2 पद बनाए गए थे, एक दीवान और एक सूबेदार। दीवान का काम होता था टैक्स वसूलना, राजस्व से संबंधित काम करता था, और सूबेदार का काम होता था शासन चलाना। तो मुर्शीद कुली खां को बनाया गया, बंगाल का क्या बनाया गया है? दीवान। अभी नवाब पद नहीं आया है, अभी बना है ये दीवान। औरंगजेब का लड़का है बहादुर शाह प्रथम, उसका लड़का है मुअज्जम। तो मुअज्जम से इसकी नहीं पड़ती है, इसकी मुर्शीद कुली खां की कुछ राजस्व संबंधी रहा है। तो मुर्शीद कुली खां क्या किया? कुली खां जो थे ये क्या किए? कुली खां से नाम ही जानिए आप, है ना। कुली खां ये ढाका पहले राजधानी हुआ करता था बंगाल का, तो ढाका से इन्होंने राजधानी लेकर के आ गया मुर्शिदाबाद, है ना। कहां लेकर के आ गए? मुर्शिदाबाद। ये प्रश्न भी आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि मुअज्जम से इनकी पटती नहीं। फिर एक घटना घटती है 1717 में, फर्रुखसियर, है ना, एक ये भी मुगल सम्राट है, फर्रुखसियर ने इन्हें बंगाल का सूबेदार बना दिया। 1717 में कुली खां को फर्रुखसियर ने क्या बना दिया है? सूबेदार, है ना। अब देखिए पद इसका बढ़ रहा है, किसका? मुर्शीद कुली खां का। 1700 में औरंगजेब ने इसे दीवान बनाया है, लेकिन अब उससे पद बड़ा मिल गया है, इसे सूबेदार बना दिया गया। ध्यान रखेंगे किसने बनाया है? फर्रुखसियर ने। उसके बाद क्या होता है घटना कि 1719 में मुर्शीद कुली खां ने उड़ीसा को जीत लिया और बंगाल में मिला लिया। उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। और इसका दामाद था सुजाउद्दीन। क्या रिलेशन भी आपको याद रखना है। सुजाउद्दीन किसका दामाद है? मुर्शीद कुली खां का ये दामाद है। उसे उड़ीसा का नायब सूबेदार बनाया, नायब सूबेदार बनाया। किसे बनाया है? सुजाउद्दीन को। नायब सूबेदार आप ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लो आप किसी राज्य में रहते हैं, यहाँ पे राज्यपाल है और केंद्र शासित प्रदेश में होता है डिप्टी गवर्नर। तो उसी तरह से मान लो गवर्नर हो गए सूबेदार, तो डिप्टी गवर्नर बना दिया उड़ीसा को। उड़ीसा का किसको? सुजाउद्दीन को। सुजाउद्दीन कैसे रिलेट करता है मुर्शीद कुली खां से? ये मुर्शीद कुली खां का दामाद।
भू राजस्व की बहुत अच्छी जानकारी थी मुर्शिद कुली खां का। इसने एक प्रथा लाया था भूमि सुधार के लिए, उस प्रथा का नाम था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा किसने लाया है? तो इसे ये भी किसने लाया है? कुली खां ने लाया है ना, कुली खां। इसमें क्या होता था ना, टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी जो मुगलों ने दे रखी थी मुर्शिद कुली खां को, तो ये उसे नीलाम कर देता था, बोली लगवाता था, और जो ज्यादा बोली लगाता था उसे ये टैक्स वसूलने का जिम्मा दे देता था। इससे थोड़ा किसान नाराज भी हुए। उस समय के बड़े किसान उदय नारायण, सीताराम, सुजात खां, नजात खां, ये लोगों ने मुर्शिद कुली खां के खिलाफ विद्रोह भी किया है। 3 बड़े विद्रोह हुए, लेकिन इतना ये ताकतवर था कि सभी विद्रोह को इसने कुचल दिया और उनके जमीनें भी वापस ले ली। इजारेदारी प्रथा के नहीं मानना चाहते थे वो लोग, लेकिन उनकी चली नहीं, किनके सामने? मुर्शिद कुली खां के सामने। स्ट्रांग शासक हुआ है। फिर इसके बाद एक घटना आपको याद रखना है कि 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। किनकी मृत्यु होती है? कुली खां की। कुली खां मर जाता है 1727 में। ठीक है, तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां का अगर शासन की बात हम लोग करें तो कब से किया है ये? तो 1717 से 1727। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह से आप भी नोट डाउन करते चलें, बिल्कुल स्टार पॉइंट बना के। और कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, धमाकेदार रिवीजन होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच करेंगे, और आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम को देखिएगा तो वहां इससे जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। 2 शिफ्ट में है तो किसी न किसी शिफ्ट में आपको बंगाल के नवाब से प्रश्न मिलना तय है। इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, बशर्ते आप समझते चले, यहां तक दिक्कत नहीं। अब बंगाल का अगला नवाब बनता है सुजाउद्दीन। इसका पीरियड क्या है? 1727 से 1739। ठीक है, कौन बनता है? सुजाउद्दीन। एक बार आप नाम लिखेंगे, सुजाउद्दीन कौन है? सुजाउद्दीन कौन है? सुजाउद्दीन कौन है? तो सुजाउद्दीन है मुर्शिद कुली खां का दामाद। इसका भी शासन चला, इसके द्वारा किया गया काम। 1733 ईस्वी में इसने बिहार को बंगाल में मिला लिया, बिहार को बंगाल में मिला लिया। और एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को सुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार बनाया, बिहार का नायब सूबेदार बनाया। और नायब सूबेदार पद क्या होता था हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, नायब सूबेदार कौन बन जाता है? अलवर्दी खां। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां है, बन जाता है नायब सूबेदार। अब आप ध्यान रखेंगे, इन बातों को आप नोट करेंगे। क्या क्या हमने आपको बताया? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और इसके बाद मुगलों की शक्ति कमते जाता है, और अलग अलग प्रांत रिलीज होकर के स्वतंत्र प्रांत का स्थापना करते जाते हैं। उसी दौरान एक प्रांत की स्थापना होती है बंगाल की। बंगाल प्रांत का 1700 में ही औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को नवाब दीवान बनाया जाता है बंगाल का। कुली खां ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद लेके चल जाता है। क्यों? क्योंकि मुअज्जम से इसकी बनती नहीं है, इसलिए वहां से वो दूर चला जाता है लेकर के। 1717 में कुली खां को फर्रुखसियर ने सूबेदार बना दिया। 1719 में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में उड़ीसा को मर्ज कर लेते हैं, और सुजाउद्दीन को नायब सूबेदार बनाते हैं। कहां का? उड़ीसा का। सुजाउद्दीन कौन है? मुर्शिद कुली खां का दामाद। मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा लाया, जिसका विरोध हुआ। विरोध करने वाले थे सीताराम, उदय नारायण, सुजात खां, निजात खां। 3 बड़े विद्रोह हुए, लेकिन उनका वहां पे चला नहीं। ये बात हम बता चुके हैं। 1727 में कुली खां की मृत्यु हो जाती है। इनका शासन का काल रहा है 1717 से 1727, 10 वर्षों का। ठीक है, उसके बाद नवाब कौन बनते हैं? तो सुजाउद्दीन। 1727 से 1739 इनका पीरियड है।
सुजाउद्दीन के द्वारा 1733 में बिहार को बंगाल में मिला दिया जाता है और अलीवर्दी खां के नाम के एक व्यक्ति को बिहार का नायब सूबेदार इट मींस डिप्टी गवर्नर का पद दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप कवर कर पा रहे होंगे और बातों को समझ रहे होंगे और डेट से और व्यक्ति से रिलेट करके घटनाओं को आप याद करना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और कभी ना भूल पाएंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, अब क्या घटना घटता है, तो 1739 में मृत्यु हो जाती है। 1739 में मृत्यु हो जाती है किनकी? सुजाउद्दीन की। सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1739 में। नया गवर्नर बनता है 1739 से 1740 तक। उस व्यक्ति का नाम है सरफराज, है ना। सारा गवर्नर हम बता रहे हैं आपको। सरफराज बनता है बंगाल का नया सूबेदार। वो कौन है? तो ये सरफराज जो है सुजाउद्दीन का पुत्र है। सुजाउद्दीन का पुत्र, ठीक है। एक ही साल क्यों रहा, इसके पीछे कारण है। अलीवर्दी खां थोड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ये चाहता था कि हम बंगाल का सूबेदार बने और इस कारण से सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध होता है, जिसमें सरफराज की हत्या कर देता है अलीवर्दी खां और बंगाल का नवाब बन जाता है। यही कहानी है। क्या होता है, कौन सा युद्ध होता है? तो गिरिया नामक स्थान पे युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध होता है ना। किनके बीच होता है? तो अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच होता है ना। अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच होता है, जिसमें सरफराज की हत्या हो जाती है और ये होता है कब? 1740 में। और बंगाल का नया नवाब बनता है। कौन बनता है? नया नवाब का नाम है अलीवर्दी खां, है ना। अलीवर्दी खां इसका नाम है। ठीक है, यहां तक आप कहानी, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे। अलीवर्दी खां शासन काल रहा है 1740 से 1756। बिल्कुल हम लोग प्लासी के युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके पहले की बात भी आपको जाननी है कि आखिर वैसे स्थिति उत्पन्न कैसे हुई प्लासी के युद्ध की। तो कहानी कहां से शुरू होती है? औरंगजेब से। बिल्कुल हम कहानी वहीं से सुना रहे हैं आपको। एज ए स्टोरी आप सुनते चलेंगे, सारा कुछ क्लियर होगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा, आप कमेंट करके बताएंगे कि आप समझ पाते हैं बातों को कि नहीं समझ पाते हैं। तो और भी बेहतर ढंग से आपको मॉडर्न हिस्ट्री सारे फैक्ट हम आपके सामने बिल्कुल खोल करके रख देंगे और कहीं से मॉडर्न हिस्ट्री में दिक्कत होने वाला नहीं है। सिर्फ 12th बोर्ड में 35 प्रश्न आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। जो ऑब्जेक्टिव आते हैं 50 नंबर के, उसमें 35 प्रश्न केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। कितना इंपॉर्टेंस है आप सोचें। और सब्जेक्टिव तो रहता ही, ठीक है। तो अब कहानी कहां पहुंच करके आ गई है? अलीवर्दी खां के पास। 1740 से 1756। अलीवर्दी के समय मुगल शासक जो है फर्रुख शेर की भी डेथ हो चुकी है। अब आया है बहादुर शाह रंगीला। उसका नाम ही है रंगीला, उसको शासन से कोई मतलब नहीं है। तो एक मुश्त 20 करोड़ रुपया उसको दे देता है अलीवर्दी खां। जितने भी नवाब बने सब कुछ न कुछ टैक्स देते थे उसको, नजराना देते थे, उपहार देते थे, तब वो शासन करते थे। तो अलीवर्दी खां ने एक बार में 20 करोड़ रुपया उसे दे दिया और कहा कि अब पूरे शासन काल में, पूरे जीवन काल में हम 1 रुपया भी अब मुगल को देने वाले नहीं है। आज से हम वास्तविक नवाब हम बनते हैं। और उसी समय से ये नवाब पद का जनरेशन शुरू हो गया, जनरेट हुआ है और वो प्रक्रिया में चला, प्रचलन में चला, है ना। तो क्या घटना घटा है कि इसने 20 करोड़ रुपया किसको दिया है? रंगीला को। रंगीला कौन है? ये भी मुगल सम्राट है ना। यही सब तो मुगल को कहते हैं बर्बाद करके रख दिया। जितने मजबूती से बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां, अकबर ने एस्टैब्लिश किया था मुगल वंश को, तो बाकी के जो शासक हुए ना वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। अब पूरे भारत पर से इसका पकड़ जो है सो धीरे धीरे देखिएगा कि समाप्त हो गया।
बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट हुआ, बिल्कुल लाल किले में कैद होकर के रह गया था। बस दिल्ली पर भी शासन नहीं था, लाल किले के अंदर कैद होकर के समाप्त होकर बाद में तो रंगून भेजा गया उसे। तो पूरे मुगलों की कहानी ये है ना। और ये रंगीला, इसको शासन से कोई मतलब नहीं, शराब चाहिए, शराब चाहिए, पड़े रहना है, नाक मुजरा गाना हो रहा है, शासन प्रशासन क्या है उससे कोई से लेना देना नहीं। तो ये भी देख करके निश्चिंत कि बंगाल का पूरा टैक्स अब हम रखेंगे, और 20 करोड़ रुपया रंगीला को दिया, और अलीवर्दी खां घोषणा किया कि अब हम जो है सो बंगाल के वास्तविक नवाब बन गए। ठीक है, वास्तविक नवाब बन गए, ये कहानी है। अब आगे की घटना आप देखें क्या होता है। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है ना, उसकी 3 पुत्रियां हैं, है ना। कौन कौन है? एक है सबसे बड़ी वाली घसीटी बेगम, है ना, मोहरुन्निसा बेगम भी इनको कहा जाता है। इसकी शादी हुई थी कहां? ढाका में, है ना, ढाका में इसका शादी हुआ था। ठीक है, दूसरी बेटी है मेमूना बेगम, है ना, इसकी शादी कहां हुई? इसकी पूर्णिया, बिहार में है पूर्णिया, पता है आपको, है ना, पूर्णिया में इसकी शादी हुई। तीसरी लड़की थी अमीना बेगम, अमीना बेगम। बिल्कुल हम लोग प्लासी के युद्ध के नजदीक हैं विद्यार्थियों, आपको थोड़ा इंतजार करना है, थोड़े देर में क्लियर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ, सब बात आप जानेंगे, है ना। अमीना बेगम, अमीना बेगम। मेमूना बेगम का ही लड़का है शौकत जंग, शौकत जंग। ये घसीटी बेगम थी, इसकी कोई संतान नहीं थी, है ना, संतान नहीं थी। अमीना बेगम का लड़का है सिराजू दौला, सिराजू दौला, सुजाऊ दौला नहीं, वो अलग कहानी हम बताएंगे। नाम क्या है इसका? सिराजू दौला। नाम आप जैसे भी याद रखेंगे, नाम है इसका सिराजू दौला। अब क्या होती है, मुर्शिद ये अलीवर्दी खां का कोई लड़का नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो अपना सत्ता जो है वो सौंपता है सिराजू दौला को। इट मीन्स वो नवाब बनाना चाहता है बंगाल को, किसको? सिराजू दौला को। अब यहीं से कहानी शुरू होती है प्लासी की लड़ाई की, प्लासी के युद्ध की। आ गया बिल्कुल मोड़ पे, नवाबों का कहानी खत्म। मुर्शिद कुली खां के बाद बनता है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद बनता है सरफराज, सरफराज के बाद अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद बन रहा है सिराजुद्दौला। सरफराज, सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां। जैसे ही सरफराज की हत्या होती है ना, तो सरफराज की हत्या के बाद यहां से ना, ये सरफराज तक का जो इसका वंश था वो नासिरी वंश था, नासिरी वंश। और नासिरी वंश का अंत हो जाता है सरफराज के अंत के साथ ही। अलीवर्दी खां का बिल्कुल वंश इसका अलग है ना, नासिरी वंश का अंत हो जाता है। और अब जो है सो सत्ता पे आता है अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी अपना नवाब घोषित करता है, अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है सिराजुद्दौला को। अब कहानी शुरू होती है यहीं से प्लासी की लड़ाई की। ठीक है, उम्मीद है इतना आप याद रखेंगे, कैसे कैसे नवाब बन रहे हैं और कहां से किस डेट में कौन सा युद्ध हो रहा है वो भी आप देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपने एक लड़ाई देखा है, गिरिया का युद्ध 1740 में, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज की हत्या कर दी। बहुत अच्छा। ठीक है, सिराजुद्दौला का शासनकाल क्या है? सिराजुद्दौला, इसका शासनकाल है 1756 से 1757। देखिए रिजल्ट तुरंत मिला, एक ही साल न रहने दिया सरफराज को अलीवर्दी खां, 1739 से 1740। तो यहां भी जब जो अलीवर्दी का उत्तराधिकारी है सिराजुद्दौला, रिजल्ट यही मिला कि वो भी केवल एक साल ही शासन कर पाया, 1756 से 1757। ठीक है, कैसे शासन किया है एक साल, क्या कहानी हो गई? तो सिराजुद्दौला के ना बहुत सारे विरोधी बन गए, वो नहीं चाहते थे, दे डू नॉट वांट टू सी एज अ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला।
वो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। तो बहुत सारे विरोधी हो गए और वही विरोध जो है सो सिराजुद्दौला का अंत करवा दिया। ठीक है, कौन कौन विरोधी हो गए? तो इसके तो विरोधी हो गए अंग्रेज, है ना, जो कभी सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब माना ही नहीं। जब वो चल रहा था ओथ सिरोमणि, जिसे आप कहते हैं क्या, शपथ ग्रहण, तो शपथ ग्रहण में कोई अंग्रेज आया ही नहीं उपहार लेकर के, भेंट लेकर के, जबकि बंगाल में वो व्यापार कर रहा था, नवाब से उसका अच्छा संबंध होना चाहिए था। कोई नवाब नहीं, कोई अंग्रेज नहीं आए। तो इसी से पता चला कि अंग्रेज जो थे वो इसका क्या करते थे, विरोध कर रहे थे। ठीक है, और कौन विरोध हुआ इसका, है ना, सिराजुद्दौला के हम लोग क्या देख रहे हैं, सिराजुद्दौला के विरोधी, है ना, अंग्रेज ने भी इसका विरोध किया। मीर जाफर इसका विरोध किया है, मीर जाफर, घसीटी बेगम भी विरोध कर रही थी इसका। एक व्यक्ति है राय दुर्लभ, वो भी इसका विरोध कर रहा है, वो भी नहीं चाहता है। एक व्यक्ति है जगत सेठ, जगत सेठ, ये भी विरोध कर रहा है। एक व्यक्ति है आमी चंद, ये सारे के सारे विरोधी हैं और ये सब में सब कहीं से अंग्रेजों को छोड़ करके इससे रिलेशन रखते हैं। घसीटी बेगम मौसी है, मीर जाफर भी जो है सो संबंधी ही है, राय दुर्लभ सेनापति का भी काम करता है, जगत सेठ वहां का सेठ है, सरकार चलाने में सेठ का मदद होता है। अभी वर्तमान में साहब का सरकार भी किसी सेठ के मदद से ही चल रहा है। तो हर एक समय सेठ व्यापारी होते हैं, वो सरकार को मदद करते हैं। लेकिन ये ऐसे सेठ थे, है ना, कि वो क्या कर रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे बल्कि विरोध कर रहे थे। अभी वाले सेठ साहब को मदद कर रहे हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, है ना, तो इनके बदौलत सरकारें चल रही है। तो कहीं ना कहीं रोल रहता है, कोई बड़ा व्यापारी वर्ग सरकार को सपोर्ट करता है, समर्थन देता है। लेकिन यहाँ पे जगत सेठ है, राय दुर्लभ है, अमित चंद, ऐसे व्यापारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? अब होती है घटना क्या, है ना, मीर जाफर विरोधी है और घसीटी, ये एक जो था वो मेमुना बेगम का लड़का, क्या नाम बताया आपको हम, शौकत जंग, शौकत जंग, ये भी विरोधी है। तो सबसे पहले शौकत जंग को निपटाता है सिराजुद्दौला 1756 में, है ना, शौकत जंग। घटना आप ध्यान रखेंगे, शौकत जंग की हत्या कर देता है, हत्या हो जाती है। कौन सा युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध। ठीक है, मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग की 1756 में सिराजुद्दौला हत्या कर देता है। समझ रहे हैं बात आप? एक को तो निपटा दिया, शौकत जंग गए काम से। ठीक है, अब क्या होता है, अंग्रेज बहुत बड़ा विरोधी सिराजुद्दौला का, अलवर्दी खां अलर्ट किया था, अलीवर्दी खां ने अलर्ट किया था सिराजुद्दौला को कि अंग्रेजों से उलझना नहीं, और अंग्रेजों की तुलना अलीवर्दी खां ने मधुमक्खियों से किया था। वो बोला था कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर तुम उसे छेड़ोगे तो काटेंगे, अगर नहीं छेड़ोगे तुम्हें शहद देंगे। इस बात को नहीं समझ सका सिराजुद्दौला, ये भी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अंग्रेजों से ही बगावत शुरू कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खियों से किसने किया था, तो वो था अलीवर्दी खां। हु इज अलीवर्दी खां? तो कौन था, सिराजुद्दौला का नाना अलीवर्दी खां। ठीक है, तो 1756 में शौकत जंग की हत्या हो जाती है मनिहारी के युद्ध में। अब क्या घटना घटता है कि अंग्रेज ने किलेबंदी करने लगते हैं। किलेबंदी कहने का मतलब अंग्रेज व्यापार करते थे, अपने वस्तुओं को लाके रखते थे, तो उसे घेरने लगते हैं, बाउंड्री वॉल बनाना, चाहे किसी तरह से मतलब रखने का जगह उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी भी थे उस समय, चंद्रनगर, ये सब घटना आपको पढ़ना है, कर्नाटक वाला। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में टकराव चल ही रहा है, उस समय भी चल रहा है, कर्नाटक युद्ध भी चल रहा था उस समय। तो किलेबंदी कर रहा था फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों। सिराजुद्दौला का आदेश आया कि आप मेरे के यहाँ व्यापार कर रहे हैं, आपको सुरक्षा हम देंगे, आप किलेबंदी क्यों कर रहे हैं?
सपोज करो आप कहीं रेंट पे मकान लेके रह रहे हैं एज अ रेंटर, और मकान मालिक नहीं है तो आप बाउंड्री करने लग रहे हैं, उसके मकान पे नया घर बनाने लग रहे हैं, तो भाई आपको वो रोकेगा ना, ऑब्जेक्शन लगाएगा ना कि तुम रेंटर हो, तुमको रहना है, बाकी सारी व्यवस्था हम आपको देंगे। तो उसी तरह से अंग्रेजों को खबर भिजवाया सिराजदौला ने कि आप व्यापार करो ना, आपकी सामान की सुरक्षा हम करेंगे। लेकिन फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। क्यों? दे डू नॉट एक्सेप्ट एज द नवाब ऑफ सिराजदौला। नवाब को एज ये सिराजदौला को एज अ नवाब वो मानते ही नहीं थे कि वो मेरा नवाब है। ठीक है, तो किलेबंदी को उसने नहीं रोका अंग्रेजों ने। तब क्या घटना घटती है? 4 जून, डेट याद करते चलेंगे अब आप। 4 जून 1756 अंग्रेजों की सबसे बड़ी फैक्ट्री, सबसे बड़ा सामान रखने का जगह जो होता था, है ना, वो था कासिम बाजार। कौन सा था? कासिम बाजार पे हमला करता है सिराजुद्दौला। कासिम बाजार पर हमला कर देता है और उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। 16 जून को 1756 का ही घटना है, सारा डेट आप यहीं से अब रिलेट करेंगे। 16 जून 1756 को कलकत्ता पर हमला करता है, और पता होगा कलकत्ता में अंग्रेजों का ऑफिस कौन था? फोर्ट विलियम किला। कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है, और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम किला पर अधिकार कर लेता है, और जितने अंग्रेज अधिकारी थे सारे भाग गए वहां से। फोर्ट विलियम पर अधिकार हो जाता है ना, फोर्ट विलियम पर अधिकार। कहां? फुल्टा द्वीप है, वहां भाग के चला गया वो लोग अंग्रेज, कोई नहीं रुका, बुरी तरह से वहां पे ताबड़तोड़ हमला करता है सिराजुद्दौला अंग्रेजों के ऊपर। और घटना आप याद रखें, फिर क्या घटना घटती है? घटना घटती है कि 20 जून को ही एक पढ़ना रहता है, काल कोठरी की घटना होती है। काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना होती है, काल कोठरी की घटना, है ना। अच्छा, इस बारे में ना कई इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेजों का चाल था, कुछ ने कहा कि हुआ, कुछ ने कहा नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब कलकत्ता पे हमला होता है 20 जून 1756 को, तो अंग्रेज जो थे, उन अंग्रेजों को 146 अंग्रेज को, काल कोठरी की घटना में 146 अंग्रेज थे, उन्हें 18x14 के एक कमरे में, कोठरी समझते ना, कोठरी बोलते थे हम लोग, घर के बाहर जो रहता है उसको कोठरी है, चलो ये, तो 18x14 के एक छोटे से कमरे में, है ना, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा, जिसमें 123 मर गए, दम घुटने के कारण मर गए थे। छोटा सा कमरा, जून की गर्मी आप समझ रहे हैं, मई जून की, निकलने का जगह नहीं, उसमें 18x14 के रूम में 146 लोग को भर दिया। जाओ, सुबह जब कमरा खोलता है तो उसमें से 123 लोग राम नाम सत्य हो गए। हॉलवेल निकला एक व्यक्ति, उसमें से एक अंग्रेज निकला है जिसका नाम है हॉलवेल। इसी व्यक्ति ने हल्ला किया कि बाबा रे बाबा, सिराजुद्दौला तो ऐसा है, एकदम निर्दयी, एकदम क्रूर है, दया ही नहीं उसके अंदर। एक छोटे से कमरे में 146 लोग को बंद कर दिया, जिसमें 123 अंग्रेज केवल दम घुटने से मर गए। टकराव शुरू अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अब होगी प्लासी की लड़ाई। ठीक है, यहां तक फैक्ट क्लियर है आपको, सारी बात समझ में आ रही है। अंग्रेज का ये इसके सिराजुद्दौला के विरोधियों है ये लोग, जिसमें एक को तो निपटा दिया गिरिया के युद्ध में, सॉरी मनिहारी के युद्ध में। गिरिया के युद्ध में तो अलीवर्दी खान ने निपटाया था, किसको? सरफराज को। ठीक है, यहां तक बात समझ चुके होंगे आप लोग। फैक्ट बिल्कुल आप भी नोट करते चलेंगे ऐसे ही पॉइंट में, इससे आप अगर समझ पाते हैं तो आप लघुत्तरीय प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। और जनरल कॉम्पिटिशन वाले बच्चे तो अंग्रेजी में उनका ऑब्जेक्टिव ही तो बनाना रहता है, तो एज ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छी है ये क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब क्या घटना घटती है। ये खबर अब पहुंचती है कर्नाटक, है ना, वहां पे युद्ध चल रहा है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। तो रॉबर्ट क्लाइव को जैसी ये खबर मिलती है,
वो अपना सेना लेकर के समुद्र के रास्ते पहुंचता है अब बंगाल। बंगाल पहुंचने के बाद क्या होता है, जनवरी में वो बंगाल पहुंचता है, 2 जनवरी या फरवरी है ना। वो इस पे हमला करता है सिराजुद्दौला पे। सिराजुद्दौला हार जाता है वहां पे, लेकिन दोनों में संधि होती है ना। वो संधि का डेट है, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव चला तो 9 फरवरी 1757, ठीक है, 1757 अलीनगर की संधि। और इस संधि के आप फैक्ट को पढ़ेंगे ना, इसमें जो बातें दी गई है, तथ्य को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो लगेगा कि अंग्रेज यहीं से भारी होते चले गए हैं अब नवाबों पर, है ना, कि कोई यहाँ पे कि अंग्रेज को छोड़ करके किलेबंदी नहीं करेगा, युद्ध में जितना बंगाल में नुकसान हुआ है अंग्रेजों को उसके भरपाई सिराजुद्दौला करे, बहुत सारे तथ्य रखे गए। और ये होती अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757। बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक। अब देखिए इसके बाद घटना क्या घटता है, सिराजुद्दौला पर ही आरोप लगता है कि तुमने अलीनगर संधि को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया फ्रांसीसियों को मदद करके। तब आ जाता है वो निकट दिन, है ना, कौन सा, 23 जून 1757, भारत के गुलामी का महत्वपूर्ण घटना प्लासी का युद्ध। यहीं से अंग्रेजों ने अपना नींव रख दिया एज अ लीडर, एज अ शासक। अभी तक व्यापारी थे, दक्षिण भारत में थोड़ा मजबूत हो चुके थे, लेकिन भारतीय शासकों से उनका अभी तक बहुत बड़ा कोई टकराव नहीं हुआ था। टकराव जो भी थे यूरोपियन थे, उन्हीं के बीच उनका चल रहा था, समझ गए। यहां पर अब टकराव हो जाता है किनके साथ, तो टकराव होता है किसके साथ, नवाब के साथ, भारतीय शासक के साथ, प्लासी का जो 23 जून 1757। इसका घटना समझिए, ये कोई युद्ध नहीं था, एक तरह से षड्यंत्र था। रॉबर्ट क्लाइव आता है, बंगाल की स्थिति का जायजा लेता है और पता करता है कि इसके विरोधी कौन कौन है, उसको सामने लाया जाए। रॉबर्ट क्लाइव मात्र 3000 सेना लेकर के आया था। क्लाइव का जो सेना था, क्लाइव के पास जो सेना था वो बिल्कुल कितना था, 3000। और सिराजुद्दौला के पास जो सेना था, है ना, सिराजुद्दौला के पास जो सेना था वो कितना था, 50,000 सेना था इसके पास। समझ गए, दोनों के सेना क्या 50,000 को 3000 हरा सकता है? नहीं हरा सकता। सब कुछ स्थानीय सपोर्ट आपके पास है, सब कुछ, अब फिर कैसे हार गया सिराजुद्दौला? यहां पे गद्दारी किया है इसके अपने लोग, जगत सेठ, आमिर चंद, मीर जाफर, ऐसे लोग, राय दुर्लभ जैसे लोग। युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, कहां, प्लासी की मैदान में। प्लासी कहां है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लासी कहां है, बंगाल में। प्लासी कहां है, बंगाल में। जगह तक कहां था, तो भागीरथी नदी, जो हुगली कहते हैं आप, भागीरथी नदी पे के पास ये लड़ाई शुरू हो जाता है, प्लासी की लड़ाई। सेना पहुंचती है, उसके पहले मीर जाफर ने जाके मिल चुका था, बीच में मिलाने वाला था आमिर चंद, वो जाके मीटिंग करवा देता है। अंग्रेज पूछते हैं क्या तुम नवाब बनना चाहते हो मीर जाफर को? हाँ सरकार, नवाब बनना चाहते, कौन नहीं बनना चाहेगा, बंगाल का नवाब, मालदार प्रदेश है, जम के टैक्सेस आते हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छी जगह है, कौन नहीं चाहेगा। तो कुछ अंग्रेजों ने शर्त रखा, ये काम तुमको करना पड़ेगा, 2 करोड़ रुपया देना होगा, टैक्सेस में इतना परसेंटेज देने होंगे, हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। कठपुतली बना दिया मीर जाफर को कि अगर तुम सत्ता मिलेगी तो तुम जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको करना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना, जैसा कहेंगे वैसा करना होगा। सब में रेडी है, कहां सेनापति, कहां बनना है नवाब, सब कुछ हो गया। युद्ध के मैदान में पहुंच गया, सिराजुद्दौला भी आया, देखा मीर जाफर और राय दुर्लभ ने अपने सेना को अलाउ नहीं किया। सिराजुद्दौला वहीं पे समझा, थोड़ी सी गलती हुई इससे कि युद्ध के मैदान में जाकर के समझा और वो वापस भागने लगा। वहीं पे जो है मीर जाफर का लड़का है, मीर जाफर का पुत्र मीरन, मीर जाफर का पुत्र है मीरन, ये सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है।
सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। समझ गए? सिराजुद्दौला मारा गया। वादे के मुताबिक, संधि के मुताबिक मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बनता है ना? नया नवाब बनता है अब कौन सा? मीर जाफर। लेकिन ये मीर जाफर कठपुतली नवाब है जो 1757 से, 57 में चेंज हो गया है, 1760 तक, है ना? 1760 तक ये बनता है, कठपुतली नवाब है। वादे के अनुसार खूब पैसा लुटाया, बंगाल के खूब धन अंग्रेजों को बांटा, कंगाल हो गया, भूखमरी की, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई बंगाल में। कई इतिहासकार लिखते हैं कि वादे के मुताबिक रकम जो अंग्रेजों को देना था वो भी पूरा नहीं कर पाया मीर जाफर, घर के बर्तन तक बेचने पड़े इसको, फिर भी पूरा नहीं कर पाया। तो अंत में अंग्रेजों ने इस पे आरोप लगाया कि तुम अयोग्य नवाब हो, तुम्हें शासन चलाने नहीं आता। देखो अंग्रेजों की चाल कि पहले तो लालच दे करके सिराजुद्दौला को मरवाया, मीर जाफर को नवाब बनाया, उससे इतना धन लूटा कि बंगाल की स्थिति दयनीय हो गई। शासन प्रशासन से अंग्रेजों को कुछ लेना देना नहीं था, उसे पैसा चाहिए था, वो एज व्यापारी थे। फिर मीर जाफर पे ही आरोप लगता है कि तुम अयोग्य नवाब हो। रॉबर्ट क्लाइव तब तक जा चुका था और अयोग्य ठहराते हुए इसे जो है सो बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है। मीर कासिम को नया नवाब बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्लास लंबी हो रही है, आप इतना पेशेंस बना के देख पाते हैं तो अच्छी बात है। देखना तो ही है, नोट्स तो ही बनानी है, इसकी देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट रिवीजन है, एक भी क्वेश्चन नवाब और प्लासी से, युद्ध से अलग आपको आने वाला नहीं है। बक्सर इसमें ही हम समाप्त करना चाहते थे, बक्सर पढ़ा देते। इलाहाबाद की दो संधि, प्रथम संधि, द्वितीय संधि, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, अवध की कहानी भी हम आपको आज सुनाते। क्लास लंबी हो जाएगी। इसी तरह के मॉडर्न हिस्ट्री के आप और भी क्लास अगर देखना हमसे चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे तभी हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बक्सर का युद्ध, मीर कासिम का कहानी, सुजाउद्दौला की कहानी, शाह आलम द्वितीय की कहानी, इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि, और पूरी तरह से बक्सर युद्ध के बाद प्लासी में तो मान लो 90% अगर अंग्रेजों ने हमारे सत्ता को छीना, सत्ता पे हाथ लगाया, लेकिन बक्सर के बाद तो पूरे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अवध, दिल्ली तक के शासन अंग्रेजों का हो गया। बक्सर के बाद पूरी तरह से अंग्रेज यहां से शासन करने लगे थे 1764 में। उसके बाद उन्होंने लाया है तरह तरह का भूमि सुधार, कर वसूली के लिए रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद सीधा हम एक बड़ा पार्ट लेकर के 1857 के विद्रोह के पास पहुंचेंगे और वहां से फिर आगे बढ़ते हुए भारत की आजादी तक काम करेंगे। तो अगर आप लगातार इस तरह का क्लास हमसे चाहते हैं, प्रतिदिन चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं और लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।